Jungle. लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो घंटा है उसको दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल में चला जाए। ऐसी हस्तियों का हम यहाँ सम्मान करें और आप सबको सम्मानित कर गौरव महसूस करें। कोई लंबी चौड़ी बात कहने का तो अवसर नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि हमारे और हमारे बीच बाबू सुरेंद्र सिंह यादव ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि आप लोग बहुत ज्यादा हम लोगों को शिक्षा देते रहे और हम लोगों के बीच में रहें। आप शुक्रिया भाई सुनील द्विवेदी जी। और अब आज के इस कार्यक्रम पे सूक्ष्म प्रकाश डालने के लिए अजीत यादव जी को हम बुलाएंगे। अजीत यादव जी आए और आज इस कार्यक्रम के बारे में आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय अध्यक्ष जी, सम्मानित मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग संघ के अध्यक्ष चौधरी सुरेंद्र सिंह यादव जी और पिछड़े वर्ग की आवाज बनकर के हमेशा हम लोगों के साथ खड़े रहने वाले RY यादव साहब, आजकल सामाजिक कार्यों में सेवानिवृत्त होने के बाद लगे पूर्व न्यायाधीश BD नकवी साहब, पूर्व जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी भाई मुन्ना सिंह यादव जी, इस कार्यक्रम की कुशलता पूर्वक संचालन कर रहे असलम जावेद सिद्दीकी जी और न्यायपालिका की 14-15 जिलों में धुरी के रूप में काम करने वाले हम लोगों के बड़े भाई और संरक्षक श्री IP सिंह जी और लखनऊ जनपद के चिकित्सा के क्षेत्र में पिछले विगत दिनों प्रथम नागरिक रहे, प्रथम व्यक्ति रहे, CMO के रूप में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर SNS यादव जी और हमारे सेंट्रल बार एसोसिएशन के गौरवान्वित अध्यक्ष, जिनके अध्यक्ष होने से हम लोग अपने आप को गौरवान्वित समझते हैं और जिनका उनसे भी ज्यादा 2 कदम बढ़ करके सहयोग करने वाले हम लोगों के ऊर्जावान मंत्री भाई ब्रजेश यादव जी तथा सामने इस मंच के, इस बैनर के भावनाओं और कार्यक्रमों के अनुयायी बैठे हुए सामने सम्मानित पिछड़ा वर्ग से संबंधित सोच रखने वाले मेरे नौजवान और बुजुर्ग साथियों, पत्रकार बंधुओं, पहले तो मैंने जितने लोगों का नाम लिया है ये बता दूं कि आपको जानना चाहिए कि शब्दों से ज्यादा आवाज कर्मों में होती है। मैं पहले व्यक्ति का नाम ले रहा हूं, शायद उनको खुद न जानकारी हो कि मेरा ये कारनामा है। डॉक्टर SNS यादव जी अपने पद पे रहते हुए लखनऊ जनपद में ये बता दिया कि CMO और सरकार क्या चीज होती है। इन्होंने एक प्रतिष्ठित हॉस्पिटल विवेकानंद अस्पताल से एक रिपोर्ट मांगी थी कि तुम साल भर की रिपोर्ट दो, 2 महीने के, कि कितने गरीब लोगों का इलाज तुमने किया, मुझे दे दो। डॉक्टर साहब बताइए सही है गलत है। रिपोर्ट मांगा,
और वो नहीं दे सके या दिए भी होंगे संतोषजनक नहीं रहा। और इनके समय में जिनसे आम जनता त्रस्त है, नर्सिंग होम के लोग थर-थर कांपा करते थे कि कहीं सीएमओ साहब आज काकोरी से चिन्हट की ओर में आ रहे। तो ऐसे महान विभूति का सम्मान करते हुए यह सम्मेलन, यह कार्यक्रम अपने आप को गर्व महसूस कर रहा है। मैं पुनः आपको ऐसे कर्मों के लिए, ऐसे विचार के लिए बधाई देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आगे भी आप हम लोगों के बीच इसी तरह से कार्य करते रहें। साथियों, आईपी सिंह के भी उदाहरण मैं गिनाऊंगा तो हम बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हुए इनके ऋणी, हमारे साथी भाई सहजराम जी बैठे हुए, बहुत सारे लोग दिग्विजय जी हैं। हम सब लोग इनके आचार व्यवहार से बहुत ही आभारी हैं। और मैं ये कहूं कि आधुनिक समय में पिछड़े वर्ग के लखनऊ के गांधी अगर कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। चौधरी सुरेंद्र सिंह यादव जी बैठी। चौधरी साहब, यह सम्मेलन, यह सम्मान समारोह आज क्यों किया गया है? हमारे संचालक महोदय ने बताया सूक्ष्म प्रकाश डालना, सूक्ष्म प्रकाश। यह केवल कार्यक्रम इसलिए आयोजित किया गया है कि आप लोग इसमें ऊर्जा देने का काम करिए, आप अपनी ताकत का एहसास कराने का काम करिए। इसीलिए विभिन्न क्षेत्रों से, साहित्य के क्षेत्र से, चिकित्सा के क्षेत्र से, न्यायपालिका से और सर्वांगीण लोगों को बुला करके यहाँ सम्मानित करने का काम किया। बाबू जगन्नाथ प्रसाद जी अद्वितीय उदाहरण हैं, जिन्होंने लोग इतिहास बता रहे हैं, इतिहास से भूगोल भी बदलने का काम किया है। पिछड़े वर्ग आयोग का अध्यक्ष अपने कार्यालय में बैठ करके एसी रूम में 2 लाइनों का आदेश लिखा करता था, लेकिन इन्होंने पीड़ित के पास जाने का काम किया। मिर्जापुर में, सुल्तानपुर में, जौनपुर में, लखीमपुर खीरी में अदालत लगाने का काम इस शख्स ने किया। मैं वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और अपने आप को धन्य समझता हूँ कि हमारे बीच में एक ऐसे ऊर्जावान, ऐसे विचारवान, ऐसी सोच वाले व्यक्तित्व हैं। हमें जरूरत है इनका सम्मान करने का, हमें जरूरत है इनका उचित मार्गदर्शन प्राप्त करने का। मैं धन्यवाद देता हूं ऑर्गेनाइजेशन कमेटी। और दूसरी चीज, नकवी साहब आप भी सीतापुर से लेकर के वहां तक, आईपी सिंह साहब भी गए थे कार्यक्रम में, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन यह कार्यक्रम मेरे मित्रों बहुत छोटा नहीं है। हो सकता है मेरे शब्दों को आप लोग नखौल समझें, लेकिन सहजराम जी, ये कार्यक्रम जो हो रहा है, ये आजादी की लड़ाई की दूसरी फेज है। आजादी की लड़ाई का दूसरा चरण है। अभी सुना है चौधरी सुरेंद्र सिंह का, उनका वह आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी जिस आजादी के लड़ाई का नेतृत्व जिन्होंने किया था, उन्होंने उसका महत्व समझा था। उस आजादी के जो सेनापति थे, उन्होंने उसका राजनीतिक महत्व समझा था और उसका भरपूर उपयोग किया, और यूं कहिए कि बैठे हुए लोगों के लिए दुरुपयोग किया है। लेकिन आज इस आजादी की दूसरी फेज की लड़ाई जो है, ये विजय जी आपको लड़नी होगी, हमें लड़नी होगी। आपने आईपी सिंह साहब को अभी सुनेंगे, दूसरे फेज की लड़ाई की जिम्मेदारी और अगुवाई आपको करना होगा। अगर दूसरे फेज की लड़ाई की अगुवाई आपने नहीं किया तो उस आजादी की लड़ाई का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। हम सारे लोगों के लिए, इस बैनर के लिए शून्य माना जाएगा। आपको बाबूजी के उन शब्दों पर जो एक तरह से संदेश और राजनीतिक प्रस्ताव के रूप में गया है कि पिछड़े वर्ग की गिनती होनी चाहिए, ये पार्लियामेंट में भी उठ चुका है और यहाँ पर राजनीतिक वातावरण नहीं है, ये सामाजिक वातावरण है, ये सामाजिक कार्यक्रम है मित्रों। लेकिन
राजनीति हमेशा समाज के पीछे चला करती है, समाज कभी राजनीति के पीछे नहीं चलता है। ये आपको ध्यान देने की बात है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि सामाजिक नेतृत्व अगर सशक्त होगा तो राजनीतिक नेतृत्व अपने आप उसी के पीछे पीछे चलेगा। तो आप सबसे मैं ये निवेदन करता हूं कि जो हमारे मुख्य कर्ता धर्ता ने बताया है, इस प्रेस क्लब से यह संदेश जाना चाहिए कि अगर पिछड़े वर्ग की गिनती जनसंख्या की 1931 के बाद दोबारा नहीं की गई तो यह समाज बैठेगा नहीं, ये उठ के खड़ा हो जाएगा और ये बता देगा कि तुमने तो नहीं गिना, लेकिन हम अपनी गिनती करा रहे हैं और गिन लो, तुम्हें जाने का दिन आ गया है। हमने खड़ा होकर बता दिया है, वोट पर मुहर लगा करके बता दिया है, मशीन की बटन दबा के बता दिया है कि हम इतनी संख्या है। अब आप अपने आप गिन लो, नहीं तो हमें पहले गिन के बता दो। इसकी बात बहुत सारी चीजें हो चुकी हैं। मैं बहुत लंबी चर्चा है, ये सामाजिक परिचर्चा है। समाज के लोगों का अध्ययन करके लोगों को आप संदेश देना होगा, जिसके साथ हम लोगों को एक आंदोलन की तरह से, सामाजिक क्रांति की तरह से करना होगा और जिसमें हम लोगों को पद हासिल करने की बात नहीं करनी होगी, व्यवस्था परिवर्तन करने की बात होती है। सत्ता तो हासिल हो सकती है, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन करना बहुत कठिन काम है। मैं इन्हीं के साथ आए हुए सारे लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आप सारे लोग आए, निस्वार्थ भाव से आए, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए आए, उनके अच्छे स्वस्थ और उज्जवल भविष्य के लिए आए। मैं आप सब लोगों का आभार व्यक्त करता हूं और सम्मानित लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि आप लोगों को ये सम्मान का लिसान उड़ा के नहीं है। जितने सूत हैं उतनी जिम्मेदारी है कि हम लोगों की अगुवाई करिए, आगे बढ़िए और जिस तरह से मैंने दो एक उदाहरण दिया है उसी तरह से समाज में पारदर्शी काम करने का काम करिए, चाहे जिस क्षेत्र में हो। और संचालक महोदय, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों ने मुझे सुना, 2-4 मिनट जबरदस्ती भी सुना, उसके लिए भी क्षमा मांगते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय पिछड़ा समाज। धन्यवाद अजीत यादव जी। हमको ये मालूम था आप समय ज्यादा लेंगे, इसीलिए हमने कहा पहले निकलवा दें हमको। अब हम सेंट्रल वार्ड के मंत्री ब्रजेश यादव जी से कहेंगे कि वहाँ सर्वप्रथम मैं उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग संघ मीडियम ऑर्गेनाइजेशन उत्तर प्रदेश के समस्त पदाधिकारियों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने मुझे इस मंच पे आमंत्रित किया और सम्मानित किया। साथ ही साथ चौधरी साहब बोल चुके हैं, हमारे अध्यक्ष, संघर्षशील अध्यक्ष बड़े भाई सुनील द्विवेदी जी बोल चुके हैं, अजीत यादव जी बोल चुके हैं, सभी की बातों से इत्तेफाक करता हूं। ये संघर्ष जो बाबूजी का है 25 वर्षों से मैं देखता चला आ रहा हूं। बाबूजी ने किसी भी पद को ग्रहण नहीं किया, कोई चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन एक मिशन के तहत लड़ाई लड़ रहे हैं। और जब भी मैं इनको देखता हूँ, हमारे पिता तुल्य हैं, तो एक अलग सी छवि सदैव नजर आती है। हमें बाबू सुरेंद्र सिंह जी से, बाबू मुन्ना सिंह जी से, मैं प्रत्येक उन व्यक्ति से कुछ ना कुछ सीखता हूँ जिनके अंदर कुछ बहुत सी अच्छी चीजें हैं और उनसे सीखने की बातें मिलती हैं। सबसे पहले बताऊं कि हमें अपने अंदर बहुत काबिलियत लाने की जरूरत है। जब काबिल होंगे तो हमें कोई भी आदमी कहीं पे भी रोक नहीं पाएगा, चाहे कोई वो एंट्रेंस एग्जाम हो, चाहे वो कोई राजनीतिक चुनाव हो। हम लड़ेंगे भिड़ेंगे, एक बार हारेंगे, दूसरी बार जीतेंगे तो जरूर एक मिशन के तहत जीतेंगे। और हमें आप लोगों ने दोबारा जिताया है,
पहला मैं ऐतिहासिक चुनाव को 2015 में 722 वोटों से जीता, दोबारा 600 वोटों से जीता। सुनील भाई भी चुनाव लड़े, मैं इनको भी देखता चला आ रहा हूं। हार मिली, फिर जीत मिली। अधिवक्ताओं ने एक्सेप्ट किया कि हमारे बीच में कोई अध्यक्ष का अच्छा प्रत्याशी नहीं है और सेंट्रल बार को अगर एक नई दिशा देनी है तो सुनील द्विवेदी जी को लाना है। मैं यहाँ पे एक बात फिर कहना चाहूंगा कि आज जो ये ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग हो रही है और ये सम्मान समारोह हो रहा है, इसका एक संदेश सारी पार्टियों को कल सुबह चला जाएगा। बाबू सुरेंद्र सिंह जी पहले भी एक शक्ति थे और आज भी एक शक्ति हैं और सदैव एक शक्ति रहेंगे। मेरे पिताजी ने भी सेंट्रल बार के अध्यक्ष पद को 2 बार सुशोभित किया। आप सभी लोगों का योगदान था। बाबूजी सदैव बगल में लेके चलते थे, जगन्नाथ बाबूजी भी साथ में चलते थे। हमें आप सब लोगों की एक बात फिर वही याद आती है और आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि पहले हमें अपने आप को काबिल बनाना होगा। 5 साल अधिवक्ता को जो भी जूनियर है हमारा मजबूती से वकालत करे, उसके बाद राजनीति में आए और राजनीति भी मजबूती से करे। बाबूजी का फौजदारी में एक नाम है, उन्होंने फौजदारी की वकालत में एक दिशा दी है। बात हमारी यहीं पे छूटी थी कि कल सभी पार्टियों को ये अवगत हो जाएगा कि ये मीटिंग प्रेस क्लब में आहूत है। आखिर क्या कारण है कि हम बुद्धिजीवी हैं और आजादी की लड़ाई में, ये बात आज तक मैं समझ नहीं पा रहा हूं, आजादी की लड़ाई में हमने सबसे बढ़कर योगदान किया। उस समय सब अधिवक्ता ही थे। आज अधिवक्ताओं को सारी पार्टियां इग्नोर क्यों कर रही हैं? क्यों वो कहीं ना कहीं ये समझती हैं कि ये बुद्धिजीवी वर्ग जो आ रहा है हमको पीछे ढकेल देगा। मुश्किल से 10 या 15% हमारा जो है अधिवक्ता राजनीति की मुख्य धारा में है। ये लड़ाई हमें बड़ी मजबूती से लड़नी होगी। एक क्वेश्चन हमारे मीडिया भाई के पत्रकार महोदय ने रेस किया था, वो इस समय हो या ना हो, लेकिन उसका जवाब मैं देना चाहता हूं कि चुनाव के पहले ही मीटिंग क्यों होती है? चुनाव के पहले ये मीटिंग नहीं हो रही है। मेरे संज्ञान में 25 वर्षों से बाबूजी का संघर्ष मैंने देखा है। अगर बाबूजी के पत्राचार उठा के देख लें और मीटिंगें देख लें तो 25 वर्षों से वो संघर्ष कर रहे हैं। और जो आज मीटिंग रखी गई है, आज से 6 महीने बाद ही चुनाव होगा, लेकिन सरकारें और राजनीतिक पार्टियां ये देख लें कि इस ऑर्गेनाइजेशन का और अधिवक्ता समाज का क्या योगदान है। अधिवक्ता ही एक भूमिका में होता है, अपने मौके को समझा सकता है, जज को समझाता है, उसके बाद जज निर्णय लेता है। आज समय आ गया है कि जो अच्छी तरह से समझाएगा, एक एक बात पटल पे रखेगा, जनता के बीच में पहुंचाएगा। देखिए, ये तानाशाही का समय नहीं है, तानाशाही चल रही है, लेकिन इसको सबके बीच में रखना है, उसको समझाना है कि अब अगर ऐसा ही रहा तो अमीर अमीर हो जाएगा, गरीब गरीब बना रहेगा, मिडिल क्लास अपनी स्थिति में ही रहेगा। एक गंभीर परिवर्तन समाज में आ चुका है और इस लड़ाई को अधिवक्ता ही लड़ सकता है। हमारा आप लोगों से पुनः निवेदन है कि इस लड़ाई को गंभीरता पूर्वक लड़ी जाए। जहां तक हमारे बड़े भाई अजित यादव जी ने कहा, वो हमारे मार्गदर्शक भी रहे हैं, मैं सदैव सम्मान देता हूं, उनका चरण छूता हूं। जब कभी भी हमें कोई जिम्मेदारी देंगे तो मैं स्वतः अपने कार्यकाल में इस लड़ाई को आगे बढ़ाता रहूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगर मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो सम्मानित मंच, बैठे अधिवक्ता भाइयों बहनों, पत्रकार बंधु, हमें माफ करिएगा। धन्यवाद। इसी बीच में हमारे बीच में झांसी की रानी के नाम से मशहूर उर्मा परवीन, जो लगातार सामाजिक कार्यों में इस हद तक के जुड़ी हुई हैं कि इनको घर से निकलने के लिए मुश्किल हो जाता है।
आज भी ये हाउस अरेस्ट थी और पुलिस कस्टडी में ही शायद आई हैं। इनको अकेले भी निकलने दिया था, पता नहीं है कब ये कहाँ क्या हंगामा करते हैं। इसलिए हम अब तक यहाँ से अनुरोध करेंगे आके उनको माला पहना कर उनको सम्मान दें। हमारे मीडियम ऑर्गेनाइजेशन की मीडिया प्रभारी वैदिका गुप्ता से अनुरोध है कि वहाँ पे शाल पहना के उनको सम्मानित करें। उस्मा परवीन से हम ज़्यादा वक्त भी इनका नहीं लेंगे क्योंकि इनको बहुत थोड़ा सा टाइम के लिए लाया गया है और हम चाहेंगे पहले ही अपनी बात लोगों के सामने रखें। उस्मा परवीन साहब। सभी लोगों को मेरा आदाब, सारे अधिवक्ताओं को और तमामी पत्रकारों को मेरा बहुत बहुत आदाब। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये अधिवक्ता नहीं है, ये बहुत एक अहम भूमिका है समाज की। मेरा भी अब फर्स्ट सेमेस्टर है, मैंने पास आउट कर लिया है, इंशाल्लाह LLB भी मैं भी कंप्लीट कर लूँगी। लेकिन आप सब जो हो एक इसको ये नहीं कहेंगे कि आपकी अहमियत, आपकी बहुत अहमियत है। आप हर उस रोल में हो जो लोगों को जुल्म के खिलाफ इंसाफ दिलाते हो। क्योंकि हर कोई, मैं अपनी बात बता रही हूँ, चाहे वो कोई भी हो जो जुल्म के खिलाफ लड़ता है या आवाज उठाता है, सबसे पहले उसका घर, उसका ताल्लुक खत्म कर देता है। उसके परिवार कहता है मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारी उसमें पढ़ने का, प्रॉब्लम में। लेकिन एक अधिवक्ता, एक एडवोकेट ऐसा होता है जो उसका दुख और सुख का साथी होता है। इसीलिए मैं आप लोगों की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग जुल्म के खिलाफ लड़ते हो, आप लोग मुस्तकिल उन लोगों का साथ देते हो जो अपनी आवाज को बुलंद करते हैं। हम जैसी सामाजिक कार्यकर्ता आप लोगों के नेतृत्व में रहकर अपनी आवाज को बुलंद करती हैं और आगे बढ़ती हैं और बोलती हैं, क्योंकि हमें किसका सहारा है? हमें अधिवक्ताओं का सहारा है, हमें अपने एडवोकेट का सहारा। भले ही आप मेरे साथ आज ना भी जुड़े हो, लेकिन एक उम्मीद है आपसे कि आप हमें इंसाफ दिलाओगे, आप जज के सामने मेरी बात को रखोगे, आप हमें न्याय दिलाओगे। तो एक बहुत बड़ा आपका रोल है। और मीडिया पर्सन जो है, जो सही बातों को पहुंचाते हैं लोगों तक, जनता तक, मैं उनकी भी आभारी हूँ कि उन्होंने आज तक मेरी बातों को जो पहुंचाया लोगों तक, पूरे हिंदुस्तान ने मुझे जाना और एक बड़ा लक़ब मिला झांसी की रानी का। मैं इस लक़ब की हकदार नहीं थी, पर ये मुझे बनाने वाले आप सब, क्योंकि मैं अकेले कैसे लड़ लेती जब आपका साथ ना होता। आज भी मुझे हाउस अरेस्ट में हूँ और मैं निगरानी में आई हूँ प्रशासन की इस वक्त, और मुझे कड़ी निगरानी में रखा जा रहा है। ऐसा लगता है मैं बहुत बड़ी कोई आतंकवादी हूँ, देशद्रोही हूँ। क्या किसी के लिए इंसाफ मांगना गलत है? जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना गलत है? चाहे वो किसी भी धर्म पर हो, चाहे वो किसी भी जात पर हो, चाहे वो किसी भी समुदाय पर हो। मुझे ये लगता है जो आवाज उठाता है वो जिंदा होता है, और जो जुल्म के खिलाफ खामोश रहता है मैं उसे मुर्दा मानती हूँ, मैं उसे मरा हुआ मानती हूँ। तो हमेशा याद रखिए, मैं इस शेर से अपनी बात को खत्म करती हूँ, मैं ज्यादा वक्त नहीं दूंगी। मैं इस बात को रखती हूँ कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने दे बता देंगे तुझे ऐ आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया उस्मा जी। यहाँ बैठे सभी लोग ये जानते होंगे कि उस्मा परवीन आज की तारीख में एक ऐसा नाम है जिसने शायद नाक में दम कर रखा सरकार। हर जुल्म के खिलाफ
धरना प्रदर्शन देना, मुख्यमंत्री घेराव करना, हर जगह रहती हैं, जिसके वजह से इनको हाउस अरेस्ट और तमाम FIR, जमानतें मिली, हर चीज़ इनके साथ जुल्म हुए, लेकिन ये पीछे नहीं हटे।